दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है कब और कैसे आया पृथ्वी पर जीवन, अर्थात इस धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया, आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई, यह विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस विषय पर चर्चा। हाल ही में वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रोफॉलिस अध्ययन से यह पता चला कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ग्रह के बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन भूगर्भिक कालक्रम के पैमाने पर यह पलक झपकने के बराबर है। अगर साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित यह शोध सही साबित होता है तो हम यह कह सकेंगे कि हमारे जीवाणुनुमा सूक्ष्मजीवी पूर्वज 3.75 से लेकर 4.28 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की बहार लेकर आए थे। इसकी पुष्टि न सिर्फ एक नए पैराडाइम शिफ्ट का आधार बन सकती है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों का समूचा नजरिया भी बदल सकती है। मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहां से आया, आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने। यह सवाल कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में से एक है। जीवन की उत्पत्ति के सवाल को लेकर लंबे समय से धर्मचर्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इस संदर्भ में प्राचीन विश्व की अनेक सभ्यताओं में से अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। अमूमन सभी धर्मों में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ सृष्टि और जीवन की कर्ता धर्ता जीवन को ही, ईश्वर को ही माना गया है। हिंदू पुराणों के मुताबिक घनघोर अंधेरे में ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद वे तपस्या करने बैठ गए। तपस्या की शक्ति से उनके एक एक अंग से एक एक जीव का जन्म हुआ। ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल में लिखा है कि लगभग 6000 साल पहले किसी एक शुभ दिन ईश्वर के विश्व की सभी प्रजातियों की रचना में एक झटके में कर दी। वहीं मुसलमानों का पाक किताब कुरान आयत 21-30 कहता है कि अल्लाह ने हर जीवित चीज को पानी से बनाया है। खास बात यह है कि इन सभी धर्मों की ओर से जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न के जितने भी उत्तर मिलते हैं सभी लगभग एक जैसे ही। किसी अनोखे जादू या दिव्य शक्ति से सभी जीव जंतु बन गए, लेकिन केवल मात्र ये कहावतें ही हैं। सच्चाई कुछ और है। साइंस के अनुसार निर्जीव पदार्थों से सजीवों की स्वतः उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चलते चंगुल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिक को जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति बताई गई। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़ और धूल, हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है इंसानों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई हो। स्वतः उत्पत्ति का यह सिद्धांत तब तक वैज्ञानिकों के बीच जीव उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में छाया रहा, जब तक कि फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी लुई पास्चर ने 1862 में अपने प्रयोगों द्वारा निर्विवाद रूप से इसको निर्मूल सिद्ध नहीं कर दिया। पास्चर का कहना था कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बरकरार था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कब, कैसे और कहां से आया। चार्ल्स डार्विन और जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास सिद्धांत ने यह स्थापित किया
कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या रचयिता का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रतिक्रियाओं के मेलजोल के चलते हुआ है। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की भूमिका को नकारते हुए कहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई होगी। 1871 में डार्विन ने लिखा कि मुमकिन है कि जीवन की शुरुआत गर्म पानी से भरे एक ऐसे तालाब से हुई हो जिसमें सभी तरह के अमोनिया और फास्फोरस साल्ट घुले हुए होंगे, जिस पर ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की क्रिया होती रही होगी। इससे एक प्रोटीन युक्त यौगिक बना होगा जिसमें और परिवर्तन होकर निर्जीव पदार्थों से पहले जीव बने होंगे। हालांकि डार्विन खुद अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का शीर्षक देते हुए बेहद सतर्क थे और उन्होंने जीवन की उत्पत्ति को लेकर ज्यादा अटकलें लगाने से बचने की भरसक कोशिश की। वैसे भी डार्विन का जैव विकास सिद्धांत वास्तव में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझाता है, न कि जीवन की उत्पत्ति को। तो कैसे हुआ निर्जीव पदार्थों से पहले जीव का जन्म? आज विज्ञान जगत में जीवन की उत्पत्ति को लेकर ओपारिन हॉल्डेन के रासायनिक विकास या अबायोजेनेसिस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की उत्पत्ति अंतिम चरण जीवन के विकास से संबंधित है और जीवन निर्जीव पदार्थों के कार्बनिक अणुओं से उपजा है। सोवियत बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपारिन ने 1924 में यह तर्क दिया कि आबो हवा में मौजूद ऑक्सीजन कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण को रोकता है और जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्बनिक अणुओं का बनना बेहद जरूरी है। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले किसी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले वातावरण में सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश की क्रिया से कार्बनिक अणुओं का एक जटिल प्राइमर्डियल सूप या आदिम शोरबा बना होगा। सूप के भीतर जटिल अणु, खासकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मौजूद थे, जो कुछ साधारण संगठकों की लंबी श्रृंखला से मिलकर बने थे। इन जटिल संगठकों के फ्यूजन से छोटी छोटी बूंदें बनी, जिनके और ज्यादा फ्यूजन से ये विकसित होकर विभाजन कर कालांतर में अपने समान अन्य सरल कोशिकाओं का निर्माण कर सके। यही सरल कोशिकाएं सभी जीवों की आदि पूर्वज थीं। अंग्रेज जीव विज्ञानी जेबीएस हॉल्डेन ने ओपारिन के विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने 1929 में अपने द ओरिजिन ऑफ लाइफ शीर्षक में लिखा कि आज से तकरीबन 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर मौजूद समुद्र आज के समुद्रों से पूरी तरह से अलग रहे होंगे और इनमें गर्म हल्का शोरबा बना होगा, जिसमें जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। शुरुआत में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए सबसे पहले बनने वाले जीव बगैर ऑक्सीजन सांस लेते थे। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनती गई और आज के उस स्तर तक पहुंची जिसमें ज्यादातर जीव ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। 1953 में स्टेनले मिलर ने अपने गुरु ड्यूरे के साथ मिलकर ओपारिन हॉल्डेन के सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की। मिलर द्वारा प्रायोगिक पुष्टि के इस सिद्धांत की महत्ता बहुत बढ़ गई। वर्तमान में इस सिद्धांत की मूल अवधारणाओं को वैज्ञानिक समुदाय का सबसे ज्यादा समर्थन हासिल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। कई वैज्ञानिकों के मुताबिक रासायनिक पदार्थों के अचानक मेलजोल का फ्यूजन से धरती पर जीवन की उत्पत्ति की बात करना ठीक वैसा ही है जैसे मंगल ग्रह पर कंप्यूटर मिलने पर कोई यह दावा करे कि इस कंप्यूटर का रैंडम संयोजन मीथेन से भरे तालाब से हुआ है। अपनी किताब द एंड ऑफ साइंस में अफ्रीकी विज्ञान पत्रकार जॉन हार्गन लिखते हैं, जैव रासायनिक प्रणाली लंबे समय से अस्तित्व में आया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि जीवन का कोई बना बनाया नुस्खा हो सकता है।
कि पानी मिलाकर मिश्रण बनाओ और जीवन तैयार। यह एक चरण की प्रक्रिया नहीं है, यह कई चरणों से गुजरी है जिसमें कई बदलाव भी शामिल हैं। सामान्य रसायनों के से एक बैक्टीरिया का निर्माण एक बैक्टीरिया से इंसान के विकास से कहीं ज्यादा कठिन बात है। एक छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी ओपारिन हॉल्डेन और मिलर की रासायनिक खिचड़ी से नहीं बढ़कर कहीं नहीं। तो क्या कहीं बाहर से आया था पृथ्वी पर जीवन? इस बात को लेकर के कुछ चर्चाएं हम करना चाहेंगे। जीवन निर्माण के कई मूलभूत तत्व अंतरिक्ष में मौजूद उल्का पिंडों और धूमकेतुओं में भी पाए गए हैं, जो इस संभावना को बल देते हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया हो। कई प्राचीन यूनानी दार्शनिकों का भी यह मानना था कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई हमारी पृथ्वी भी जिनमें से एक थी। पृथ्वी पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया है, इस मान्यता को पैनस्पर्मिया सिद्धांत का नाम दिया गया है। लॉर्ड केल्विन और हेल्महोल्ट्ज जैसे दिग्गज वैज्ञानिक इसके शुरुआती समर्थकों में से थे। 20वीं सदी में फ्रेड हायल और चंद्र विक्रम सिंघे ने इस सिद्धांत को जोरदार स्वीकृति दी। बगैर ठोस आंकड़ों के इन वैज्ञानिकों ने सौर हवाओं से पैदा होने वाले वायरसों के अंतरिक्ष से गुजरकर पृथ्वी तक आने की संभावना पर भी जोर दिया था। पैनस्पर्मिया सिद्धांत के आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग तथ्यों और कल्पनाओं के दुधारी तलवार पर ही चलते हैं। ओपारिन हॉल्डेन सिद्धांत के समर्थकों के मुताबिक सही मायने में पैनस्पर्मिया यह नहीं बताता कि जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, बल्कि यह केवल उत्पत्ति के फोकस को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में कर देता है। विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि फिलहाल पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कहां हुई, इस विषय पर ढेरों सिद्धांत और विवाद हैं। इन सिद्धांतों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस पर फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर मोहक सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का यह सिलसिला भविष्य में भी जारी रहने वाला है। हो सकता है कि जिन घटनाओं की परिणति पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के रूप में हुई, उसे शायद हम कभी समझ ही न पाए। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन की उत्पत्ति विज्ञान की सबसे कमजोर कड़ी है।